Hello, Namaste, Vanakkam, Annyeong. As you know, I'm your teacher Khushi and welcome to दीदी की पाठशाला। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, कल हमने क्लास 9 का न्यू एनसीईआरटी का बिल्कुल अपडेटेड करिकुलम का चैप्टर 1 शुरू किया था, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान को समझना। तो हमने कल उसका पार्ट 1 किया था। पार्ट 1 में को हमने देखा था कि उसमें किस तरीके से हम सोशल साइंस के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हम उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो जो बच्चे आज चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मैं उनको बता दूं कि आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि सोशल साइंस के आपके जो भी क्वेरीज एंड डाउट्स हैं वो सब इसी चैनल पर क्लियर होने वाले हैं। क्लास 11th एंड 12th के लिए हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर के डाउट्स क्लियर करता है, और 8th to 10th के लिए ये सोशल साइंस के लिए काम करता है। ठीक है। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल चैनल नहीं है, ये एक इंफॉर्मेटिव चैनल भी है। तो जिन बच्चों के बड़े भाई बहन आपके कोई भी नोन में अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप उसको भी दीदी की पाठशाला चैनल के बारे में बता सकते हैं। ठीक है। तो क्योंकि मैं आप लोगों को जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं, रिजल्ट से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, वो सब अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलती हैं। ठीक है। तो आज हम चैप्टर का जो पार्ट 1 हमने कल शुरू किया था सोशल साइंस का क्लास 9 का, आज हम उसका पार्ट 2 करेंगे। ठीक है। तो पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है। तो जो हमने कल चैप्टर पढ़ा था, एक बार हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है। तो जो चैप्टर का नाम है आपका, जैसे कि चैप्टर के नाम से पता चल रहा है, चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान को समझना। तो हमने इसमें सामाजिक विज्ञान क्या होता है उसके बारे में देखा। तो सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो समाज के बारे में हमें बताता है, जिससे हम समाज के अध्ययन के बारे में समझते हैं। ठीक है। समाज क्या है, कैसे बना है, क्या क्या चीजें घटनाएं घटी हुई हैं। ठीक है। और हमारी सरकारें कैसे काम करती हैं, अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, ये सब चीजें हम किसमें पढ़ते हैं, हम सामाजिक विज्ञान में पढ़ते हैं। ठीक है। तो और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि बाकी सब्जेक्ट से कैसे भिन्न है। बाकी सब्जेक्ट में हम प्रैक्टिकल मतलब नेचुरल चीजों के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये क्या है, ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज हमें देता है समाज के बारे में, समाज में जो भी संस्थाएं उनके बारे में, संस्कृतियों के बारे में। ठीक है। मानव क्या क्या क्रियाएं करता है, इन सब के बारे में हमें इस सब्जेक्ट में नॉलेज मिलती है। ठीक है। दैनिक जीवन में सामाजिक विज्ञान का क्या यूज है वो हमने देखा था कि भाई सरकारी प्रणालियों को समझने के लिए, सरकार को समझने के लिए हमें किसकी जरूरत है, सामाजिक विज्ञान को पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। समय के साथ क्या चेंजेस आए हैं, हमने देखा था कि पहले क्या था, सब कुछ मानव जो था वो पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर होता था, लेकिन धीरे धीरे जब समय के साथ चीजें बदली तो कृषि, पशुपालन, शहर, व्यापार और शासन प्रणालियों का विकास हुआ। ठीक है। जिसमें हमने भारतीय ज्ञान परंपराओं में पंच महाभूत के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमें पता चला था कि जो हमारा मानव का शरीर है वो 5 चीज तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, है ना, जिससे एक तरीके से पता चलता है कि कैसे समाज प्रकृति से जुड़ा हुआ था। ठीक है। फिर हमने वासुदेव कुटुंबकम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम बात करते हैं कि पूरा विश्व एक परिवार है और सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद हमने देखा था कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में, जो आज से अराउंड 2300 वर्ष पहले लिखी गई थी, और ये एक ग्रंथ है जो प्रशासन के बारे में बताता है, जो टैक्सेस के बारे में बताता है, जो आर्थिक प्रबंधन के बारे में हमें बताता है, और शासक के कर्तव्यों के बारे में बताता है कि शासक को क्या कार्य करने चाहिए। तो आज हमारा टॉपिक 4 हमें यहाँ से चालू करना है। ठीक है। तो ये क्या है, सामाजिक विज्ञान की मुख्य शाखाएं, यानी कि सामाजिक विज्ञान में हम किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान की मुख्य शाखाएं क्या है, सामाजिक विज्ञान कई परस्पर जुड़े विषयों का समूह है। अगर देखा जाए तो कई विषयों का समूह है। तो आपको पता है, जब भी आप सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस पढ़ते हैं तो आप उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हमने कल भी बात करी थी। हम उसमें ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उसमें हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें हम सिविक्स पढ़ते हैं, और अब आप 9th क्लास में आ चुके हैं तो अब आप इकोनॉमिक्स बेस में पढ़ते हैं, यानी कि अर्थशास्त्र बेस में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के बारे में बात करते हैं। भूगोल, जिसमें हम मतलब भूगोल क्या है और भूगोल में हम किन किन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। तो भूगोल की बात करें तो पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं, स्थानों की स्थिति और मानव पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन। इसमें हम क्या बात करते हैं, पृथ्वी की भौतिक विशेषताएं क्या है, यानी कि किस जगह पर कौन सा देश स्थित है, वहां पर उस जगह की क्या विशेषताएं हैं, वहां पर कौन सी नदियां बहती हैं, किस तरीके से के वन वहां पाए जाते हैं, कैसी जमीन है, कैसी जलवायु है, ये सब चीजें हमें कहाँ पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं भूगोल के बारे में। ठीक है। किसी स्थान की स्थिति, मानव के पर्यावरण के बारे में, मानव का पर्यावरण से कैसा संबंध है, इस सब के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, भूगोल में पढ़ते हैं। ठीक है। भूगोल एक तरीके से जो है वो
भूमि के बारे में हमें बताता है, पृथ्वी के बारे में हमें बताता है, ठीक है। उसके बाद अध्ययन के साधन क्या है, आप किन किन माध्यमों से, किन किन चीजों से, किन रिसोर्सेज के थ्रू आप भूगोल पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी किन किन चीजों से पढ़ सकते हैं, मानचित्र के माध्यम से, ग्लोब के माध्यम से, एनसीईआरटी की बुक्स के माध्यम से, है ना, और स्कूल भवन में जो भी चीजें आपको देखने को मिलती हैं उन सब से हम ज्योग्राफी के बारे में, भूगोल के बारे में जान सकते हैं। बेसिकली जो आपने पहले इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ी थी यानी कि ईवीएस पढ़ी थी, उसको ही थोड़ा सा ब्रॉड करके हम यहाँ पर पढ़ाते हैं, किसमें, भूगोल में, ठीक है, भूगोल में पढ़ाते हैं। तो आगे हम बात करते हैं इतिहास की। इतिहास यानी कि जिसको हम हिस्ट्री बोलते हैं। तो हिस्ट्री और इतिहास में आपको पता है कि आप शुरू से पढ़ते हैं किसके बारे में, बीते हुए कल के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है, यानी कि जो मानव आज है, आज और पहले के मानव में क्या डिफरेंसेस हैं, मानव में क्या क्या चीजें, क्या समाज में परिवर्तन आए, ये सब चीजें हम क्या पढ़ते हैं, मतलब कंपैरिजन आज के समय का और उस पहले के समय का हम इतिहास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या मानव के अतीत और समय के साथ आए परिवर्तनों का अध्ययन हम करते हैं, ठीक है। समय के साथ समाज में क्या चीजें बदली हैं, मानव का इतिहास क्या था, कैसा था, ये सब कुछ हम किसमें पढ़ते हैं, इतिहास में, यानी कि हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अगर आपको पता है कि इतिहास के स्रोत क्या होते हैं, किन किन चीजों से हमें हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में पता चलता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे साहित्यिक स्रोत होते हैं, यानी कि लिटरेरी होता है, जो भी आपके साहित्य वगैरह हैं, जैसे उसमें क्या आ जाती है, आपकी पांडुलिपियां आ जाती हैं। पांडुलिपि आपको पता है जो पत्तों पर लिखी जाती थी। यात्रा वृत्तांत यानी कि कोई यात्री यहाँ पर घूमने के लिए आया भारत में या फिर किसी अन्य जगह पर, तो उसने उस जगह का वर्णन किया, उस जगह के बारे में बताया है ना। या फिर आपके कुछ ग्रंथों में, ठीक है, जो धार्मिक ग्रंथ हैं उन सब में हमें, उन सब से हमें समाज के बारे में, उस समय के समाज के बारे में और उस समय की स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो जैसे कि सामवेद हो गया आपका, अथर्ववेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, इन सब चीजों से हमें समाज के बारे में जानकारी मिलती है। पांडुलिपियों से समाज के बारे में जानकारी मिलती है, अभिलेखों से समाज के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। उसके बाद बात करें पुरातात्विक स्रोत, जिसे हम आर्कोलॉजिकल भी बोलते हैं, आर्कोलॉजिकल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत जो है उसमें क्या आ गया, आपके स्मारक आ गए, जो भी मेमोरियल वगैरह, जो आपकी बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, स्मारक हैं। मूर्तियां हो गई, बर्तन हो गए, ये सब क्या है, आपके पुरातात्विक स्रोत हैं, यानी कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेज है, जिनसे हमें समाज के बारे में पता चलता है, ठीक है। साहित्यिक स्रोत हो गया, पांडुलिपि, यात्रा वृत्तांत वगैरह ग्रंथ हो गए, धार्मिक ग्रंथ हो गए, इन सब से। इसके अलावा पुरातात्विक स्रोत हो गए आर्कोलॉजिकल रिसोर्सेज, जिसमें स्मारक, मूर्तियां, बर्तन आदि आ जाते हैं। उसके बाद अभिलेखीय स्रोतों की बात करें, जिससे हम एपिग्राफिक बोलते हैं, ठीक है। तो एपिग्राफिक में क्या आ जाता है, आपके पत्थरों और धातुओं पर लिखे हुए जो भी शिलालेख होते हैं, जैसे कि ब्राह्मी खरोष्टी लिपि में जो शिलालेख लिखे गए थे, और अशोक के टाइम पे काफी अभिलेख और शिलालेख लिखे गए थे, जिससे हमें धर्म के बारे में भी पता चलता है और भी बहुत सारी चीजों के बारे में हमें अभिलेखों के बारे में पता चलता है। अभिलेख बेसिकली शासक द्वारा लिखवाए जाते थे और शासक इसमें अपना कहीं कहीं पर शासक की प्रसिद्धि भी यहाँ पर मिलती है, या शासक ने जो भी, मान लो कहीं कोई युद्ध लड़ा और उस युद्ध को वो जीत गया, उस युद्ध के बारे में उसने उस अभिलेख में बताया है। चाहे वो वैसे हारने का तो कोई नहीं लिखवाएगा, ऑब्वियस सी बात है। मैं अभी हार जाऊंगी तो मैं किसी को बताऊंगी थोड़ी ना कि मैं हार गई थी, और ऐसे वो भी ऐसे अभिलेख लिखवा के कि मतलब आने वाली सारी पीढ़ियों को पता चल जाए कि यहाँ उस जगह पे फलाना राजा हार गया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अपने जीत के, अपने विजय की गाथाएं अभिलेखों में लिखवाया करते थे। कहीं कहीं पर समाज का वर्णन भी अभिलेखों में मिलता है, जिससे हमें समाज के बारे में पता चलता है। इसके अलावा मुद्रा शास्त्रीय स्रोत होते हैं, जैसे कि पुराने सिक्के आपको मिलते हैं, या मुद्राएं जो मिलते हैं, जैसे समुद्रगुप्त के समय पर कुछ सिक्के चलाए गए थे, जहांगीर के समय पर सिक्के चलाए गए थे, ठीक है। इसके अलावा कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे। तो इन सिक्कों के माध्यम से हमें शासकों की भी जानकारी मिलती है, साथ में ये भी पता चलता है, अब जितनी कीमती धातु का सिक्का चलेगा उससे हमें पता चलता है कि समाज बहुत ज्यादा समृद्ध था, इसीलिए तो कीमती धातु के सिक्के थे। अब लोहे तांबे के सिक्कों से पता चलता है कि यहाँ पर थोड़ा समाज में जो एक तरीके से देखा जाए तो जो प्रसिद्धि थी, जो समृद्धि थी, उसमें थोड़ी कमी आनी शुरू हुई है ना। तो इसके बाद मुद्रा शास्त्रीय स्रोतों का तो क्या क्या देखा हमने, साहित्यिक स्रोतों से हमें पता चलता है, पुरातात्विक स्रोतों से हमें पता चलता है, अभिलेखीय स्रोतों से हमें पता चलता है, इसके अलावा मुद्रा शास्त्रीय स्रोतों से हमें पता चलता है, ठीक है। इसके बाद बात करें, अगला जो आपका मतलब इसका पार्ट है वो है आपका राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम सिविक्स भी बोलते हैं, ठीक है, तो या नागरिक शास्त्र। तो आपका जो पॉलिटिकल साइंस है इसमें क्या आ जाती है, इसमें शासन प्रणालियां कैसे काम करती हैं, हम संविधान के बारे में जानते हैं, अधिकारों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में जानते हैं, और साथ ही साथ ये पढ़ते हैं कि पावर को कैसे बांटा जाता है, ठीक है। जैसे कि हम शुरू से हमने देखा कि एक राजा होता था, राजा के हाथ में सारी पावर होती थी और राजा जो कहता था वही होगा, लेकिन चीजों में धीरे धीरे बदलाव आया, ठीक है। जब अलग अलग देशों में अलग, मतलब अगर देखा जाए तो संविधान की मांग उठी, या राजाओं का शासन जो है वो लोगों को पसंद नहीं आया, तो लोगों ने संघर्ष किया, फिर आप देखेंगे लोकतंत्र की स्थापना
हुई। ठीक है, जब लोकतंत्र की स्थापना हुई, संविधान बना, तो लोगों को कुछ अधिकार मिले, शासन प्रणाली में कुछ बदलाव आए, लोगों के पास अधिकारों के साथ कुछ कर्तव्य आए। ठीक है, और पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पावर क्या है, किसी एक शासक के हाथ में ना रहकर क्या है, इसको संस्थाओं के हाथ में चली गई। तो इन सब के बारे में, शासन प्रणाली के बारे में, संविधान, अधिकार, कर्तव्यों के बारे में हम किस में जानते हैं, राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस में जानते हैं। इसके बाद बात करें भारतीय संदर्भ में, हम धर्म, अर्थ और राजधर्म जैसे महाभारत और शुक्र नीति से जुड़ा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें भारतीय संदर्भ में, हम धर्म के बारे में, अर्थ के बारे में और राजधर्म के बारे में भी, इन सब चीजों के बारे में भी हम राजनीति विज्ञान में ही पढ़ते हैं। इसके अलावा पंचायती राज जमीनी लोकतंत्र का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, आप देखें तो लोकतंत्र में जो भी आपकी ग्रास रूट डेमोक्रेसी में हम पंचायती राज के बारे में, नगर पालिकाओं के बारे में, इन सब के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है आपका अर्थशास्त्र, यानी कि अगला सब्जेक्ट जो होता है सोशल साइंस में वो आता है अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक। ठीक है, यहाँ पर अर्थ का मतलब पैसे से है। ठीक है, तो सीमित संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादों, वितरण और उपभोगों का अध्ययन। ठीक है, क्या बोला गया है कि किस तरीके से हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करके हम वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन और वितरण का मतलब किस तरीके से सब तक पहुंचाए, उसका उपभोग कैसे सब तक पहुंच सके। ठीक है, ये चीज जब हम पहुंचाते हैं लोगों तक, इसके बारे में अध्ययन हम किस में करते हैं, हम अर्थशास्त्र में करते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उनका इस्तेमाल कर हम सब तक उस चीज का बेनिफिट कैसे पहुंचा सकते हैं, ये अर्थशास्त्र में आपको पढ़ाया जाता है। ये केवल बाजार के आंकड़ों के बारे में नहीं है। सबको क्या लगता है बेसिकली अर्थशास्त्र क्या है, सिर्फ बाजार के आंकड़े बताता है हमें कि बाजार में किस तरीके से स्थिति चल रही है सब, लेकिन नहीं, अर्थशास्त्र क्या है, भलाई, समानता और सतत विकास से संबंधित है। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है, लोगों की भलाई किससे होगी, समानता समाज में कैसे फैलाई जा सकती है और हम कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास की तरफ बढ़ सकते हैं, यानी कि ऐसा विकास जो किसी एक के लिए ना होकर सभी के लिए बैलेंस्ड हो और जो पर्यावरण को भी हानि ना पहुंचाए। ठीक है, तो ये हम किस में पढ़ते हैं, ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। यानी कि हमने देखा कि 4 हमारे सब्जेक्ट्स हैं जो इंटीग्रेट होकर हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं। पहला आपका ज्योग्राफी, भूगोल, जिसमें हम पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं के बारे में, पृथ्वी कैसी दिखती है, किस जगह की क्या लोकेशन है, ये सब पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो है वो हमारा इतिहास है, जिसमें हम मानव के अतीत के बारे में पढ़ते हैं, मानव कैसा था, पहले के समय में क्या चीजें देखने को मिलती थी वो सब, और आज के समय से उसको कंपैरिजन करते हैं। इसके बाद अगला हमारा राजनीति विज्ञान है, जिसमें हम शासन प्रणाली के बारे में, संविधान के बारे में, अधिकारों के बारे में और लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी अर्थशास्त्र है, जिसमें हम बात करते हैं कि सीमित संसाधनों के थ्रू कैसे हम समाज की भलाई के लिए चीजें बना सकते हैं। ठीक है, कैसे विकास कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हाँ जी ये टॉपिक खत्म हो जाएगा जल्दी, ये चैप्टर खत्म होने वाला है। हमें सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि हम पढ़ रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट को, तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए, आपके दिमाग में भी आता होगा कि क्यों ही पढ़ना है भाई, हमें पढ़ना क्यों चाहिए। तो ये चीज आपको क्लियर करने के लिए कि क्यों सामाजिक विज्ञान पढ़ने की जरूरत है, सबसे पहली चीज क्या है कि समाज में जो विविधता और एकता है उसको समझने के लिए, यानी कि जो इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, उस डाइवर्सिटी से यूनिटी की तरफ हमें कैसे जाना है। ठीक है, ये समझने के लिए हमें सामाजिक विज्ञान पढ़ने की जरूरत है। अब हम आज दिल्ली में रहते हैं, हमें क्या कैसे पता चलता कि किस अलग जगह पर, मतलब गुजरात में किस तरीके की संस्कृति है, या राजस्थान में किस तरीके की संस्कृति है, या बिहार में किस तरीके की संस्कृति है, पश्चिम बंगाली, तो चलो अपने देश की बात हो गई, विदेशों में भी अगर आप देखें वेस्टर्न कल्चर जो हम इतना फॉलो कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलता, ये सब हमें सामाजिक विज्ञान के थ्रू तो पता चला है ना कि पहले कैसा समाज था, आज कैसा समाज है, समाज में किस जगह पर किस तरीके के बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, तो विविधता और एकता की समझ के लिए हमें सामाजिक विज्ञान को पढ़ने की जरूरत है। ये भारत की भाषाई, सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधताओं को समझने और विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देने में मदद करती है। ठीक है, तो विविधता की क्या है, जब हम सामाजिक विज्ञान को पढ़ते हैं तो हम अलग अलग संस्कृतियों के बारे में, अलग अलग भाषाओं के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में समझते हैं, लेकिन उन सबका हमें सम्मान करना है, उन सबको मिला जुला कर रखना है, सारी विविधता को एकता में बदलना है। ये विचारधारा हमारे अंदर तभी आती है जब हम सोशल साइंस पढ़ते हैं, जब हम सामाजिक विज्ञान को पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगले बात करें तो अगला टॉपिक है आपका, मतलब अगला जो
फायदा है सामाजिक विज्ञान को पढ़ने का, या सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपका है जिम्मेदार नागरिक बनना। ठीक है, हम क्या बनते हैं, हम एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं जब हम सोशल साइंस पढ़ते हैं, जब हम सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में नागरिकों के, क्योंकि हमें इसमें अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है, हमें इसमें अपने कर्तव्यों के बारे में पता चलता है, और साथ ही साथ सरकारी प्रक्रिया को समझकर एक सक्रिय नागरिक बनने में ये हमारी मदद करता है। ठीक है, एक एक्टिव हम सिटीजन बनते हैं जब हमें पता चलता है हमारे अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, सरकार हमारे लिए क्या कर सकती है, सरकार को हमारे लिए क्या करना चाहिए, क्या पॉलिसीज बना रही। जब ये सब चीजें हमें पता रहेंगी तो हम एक जिम्मेदार और एक एक्टिव सिटीजन बनते हैं। और इस सब को जानने के लिए हमें सामाजिक विज्ञान को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत लोग हल्के में लेते हैं सोशल साइंस को कि क्या ही है, पास तो हो ही जाएंगे, है ना, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन सामाजिक विज्ञान खुद आप सोचो एक सब्जेक्ट नहीं होता, ये 4 सब्जेक्ट्स को मिलाकर एक सब्जेक्ट बनाया जाता है। ठीक है, एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है ये, जिसमें आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और ये ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी दिला सकता है। और बच्चे फेल भी हो जाते हैं सोशल साइंस में, ऐसा नहीं कि इसमें फेल नहीं होते बच्चे। ठीक है, समस्या निवारण यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारी हेल्प करता है। तो जैसे पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शहरीकरण जैसे साझा चुनौतियों पर तार्किक सोच विकसित करता है। ये हमें पर्यावरण के बारे में, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शहरीकरण जैसी जो भी साझा चुनौती है जिस पर किसी एक व्यक्ति को मतलब निर्णय नहीं लेना है, इस पर ये किसी एक की प्रॉब्लम नहीं है, जो सबकी साझा प्रॉब्लम है, उन सबको सुलझाने में उसके लिए क्रिएटिव थिंकिंग हमारे माइंड में, लॉजिकल थिंकिंग हमारे माइंड में डेवलप करता है कि कैसे इसको सुलझाना है, कैसे इन मुद्दों पर बातचीत करनी है। ठीक है, इसके अलावा अतीत, वर्तमान और भविष्य का संबंध बताता है। ठीक है, अतीत, वर्तमान और भविष्य का संबंध कैसे बताता है, क्योंकि इतिहास में हम अतीत के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, राजनीति में हम क्या पढ़ते हैं, वर्तमान के बारे में पढ़ते हैं। और अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र में हमारे भविष्य के बारे में भी बताता है कि किस तरीके से आज जो पॉलिसीज हैं वो इन फ्यूचर हमारी हेल्प कर सकती हैं डेवलपमेंट में। ठीक है, तो अतीत के निर्णयों को समझकर भविष्य के लिए बेहतर निर्णय लेने में ये हमें सक्षम बनाता है। ठीक है, हमने हिस्ट्री में जो गलतियां करी हैं, जो चीजें हमने पहले इस्तेमाल की, मान लो कि ऐसा नहीं कि सिर्फ गलती हुई होंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें जो पहले के राजाओं ने मतलब अपनी पॉलिसीज में ऐड करी थी और जिसकी वजह से उनका विकास, मतलब उन्होंने अच्छा खासा शासन किया था। ठीक है, उनको शासन में हेल्प मिली थी। तो हम भी उन पॉलिसीज को आज की पॉलिसीज के साथ मर्ज करके या कहीं ना कहीं उनको यूज करके आज के समय में भी बदलाव ला सकते हैं ना। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या है, ये इतिहास या अतीत, वर्तमान और भविष्य का संबंध बनाता है कि किस तरीके से अतीत को समझकर हमें भविष्य के लिए निर्णय लेने हैं। इसके बाद बात करें जो आपका लास्ट टॉपिक है, सामाजिक विज्ञान का भविष्य। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का भविष्य क्या है, तो नई तकनीकों, जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और वैश्वीकरण जैसी जटिल समस्याओं से निपटने में यह भविष्य में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, हम क्या है, इसके थ्रू हम न्यू टेक्नोलॉजीज को समझते हैं, जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है, उसे कैसे ओवरकम करना है, शहरीकरण, वैश्वीकरण, इन सब मुद्दों को समझकर इन जटिल समस्याओं का निवारण कर हम भविष्य में क्या कर सकते हैं, भविष्य मतलब में हम सामाजिक विज्ञान के एस्पेक्ट्स को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको न्यू टेक्नोलॉजीज को समझना है, आपको जलवायु परिवर्तन को समझना है, आपको शहरीकरण, वैश्वीकरण जैसे मुद्दों को, समस्याओं को से निपटना है, तो ये इसके लिए आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद बात करें, यह केवल तथ्यों, सबसे पहली बात, यह केवल तथ्यों या तारीखों को याद रखने का विषय नहीं है। सबको क्या लगता है वैसे, अगर आपको आज आपने भी किसी से सुना होगा तो सब क्या कहते हैं, सोशल साइंस क्या है भाई, इट इज ऑल अबाउट डेट्स एंड डाटा, बहुत सारा डाटा होता है, डेट्स होती हैं, याद ही नहीं होता। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या है, तथ्यों और तारीखों को याद कर रखने का विषय नहीं है, बल्कि समाज और लोगों को सहानुभूति व तार्किकता के साथ समझने की एक यात्रा है। ठीक है, इससे आप लोगों को समझने में सेंसिबल होते हैं, आप लॉजिकली चीजों को समझ पाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके अंदर एक सोच डेवलप करता है कि समाज को किस तरीके से समझना है। ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप एक अच्छे, मतलब आप सोशल साइंस को अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, सोशल साइंस के हर एक एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं आपको समाज को, अपने जीवन को समझने की राह दिखाई देती है। ठीक है, तो सोशल साइंस एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इसको आप को पढ़ना चाहिए। मतलब मेरा तो पर्सनली ये मानना है कि अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट नहीं भी हैं तब भी आपको समाज को समझने के लिए सोशल साइंस पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से आप साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सब में इंटरेस्ट लेते हैं तो आप सोशल साइंस में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत ही अच्छे से समझ में भी आता है। तो अभी तो ये हो गया आपका चैप्टर खत्म पूरी तरीके से।
ठीक है। तो 2 वीडियोस 2 पार्ट्स में हमने चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आपका 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर अब मैंने देखो जल्दी जल्दी पढ़ाना चालू कर दिया है ताकि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो अभी आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो ऑब्वियस तो नहीं कहूंगी, जहां तक आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ताकि एक अच्छा एंड क्वालिटी कंटेंट सभी बच्चों तक पहुंच सके, ठीक है। तो और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप को ये पीडीएफ चाहिए, आपको ये नोट्स चाहिए, तो आपको कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिखना है। अगर आप कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिखेंगे तो मैं आप लोगों के साथ ये क्लास नोट्स का पीडीएफ शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बहुत गंदा सा थैंक यू लिखा गया बट कोई बात नहीं, ठीक है। कंप्लीट करते हैं इसको। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास के लिए, अलग क्लास के लिए एक अलग टॉपिक के साथ, ओके।